नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन है पॉल कैनिंग, सेलुकस निकेटर, वास्को डी गामा और ऑप्शन डी है चार्ल्स विल्किंस। तो साथियों, भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन है चार्ल्स विल्किंस था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 106। तो साथियों, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 110। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्को डी गामा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री शपथ के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या फिर ऑप्शन डी है बीबी गिरी। तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री शपथ के समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन? ज्ञानी जैल सिंह है। प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिए थे? लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी या फिर ऑप्शन डी है कोलकाता। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी में। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण जो है वाराणसी में दिए थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संवाद कौमुदी अखबार के संपादक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, संवाद कौमुदी अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अजमेर किस नदी के तट पर अवस्थित है? ब्यास नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या फिर ऑप्शन डी है लूनी नदी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लूनी नदी। निम्नलिखित में से किस फारसी कवि को भारत का सादी कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस फारसी कवि को भारत का सादी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, यह आपका अमीर हसन को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीर हसन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1914 में, 1916 में, 1912 में या फिर ऑप्शन डी है 1922 में। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी या फिर ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि नंद वंश का
अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है घनानंद, महापद्यनंद, अशोक या फिर ऑप्शन डी है कनिष्क। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा घनानंद। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी या फिर ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था यह आपका मोहम्मद बिन कासिम था। तो प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1488 ईस्वी, 1483 ईस्वी, 1530 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1485 ईस्वी। तो मेरे प्यारे साथियों, बाबर का जन्म जो है 1483 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1483 ईस्वी। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण जो है कब किया था? तो यह आपका 1519 ईस्वी में किया था। कब? 1519 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम में कहां पर स्थित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम कहां पर स्थित है। बरेली में, काशी में, इलाहाबाद में या फिर ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम जो है आपका लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लखनऊ में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया था? तो प्यारे साथियों, यह आपका खानवा के युद्ध में दिया था। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। कब? 1527 ईस्वी में। निम्नलिखित में से हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई, अटाकामा खाई, मरियाना खाई या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जावा खाई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जावा खाई। किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं? जापान को, थाईलैंड को, अफगानिस्तान को या फिर रूस को? तो आपका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा? बी होगा थाईलैंड को। सफेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। किस देश को नहरों का देश कहते हैं? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि नहरों का देश किस देश को कहते हैं। तो प्यारे साथियों, यह आपका पाकिस्तान को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं? कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी, दोन घाटी या फिर ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र घाटी। तो करेवा जो है आपका यह है कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ? कश्मीर घाटी में। तो आपका प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेवराय और जवादी पहाड़ियां भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या फिर ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो सेवराय और जवादी पहाड़ियां जो है आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यह आपका मालवा का पठार है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मालवा का पठार। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है? तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है। तो साथियों, यह आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोरोमंडल तट।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो आपको बताना है कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो साथियों यह आपका धौलाधर एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धौलाधर एवं पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सी श्रेणी स्थित है? विंध्य पर्वत श्रृंखला, राजमहल पहाड़ियां, अरावली पर्वत या फिर ऑप्शन डी है सतपुड़ा श्रेणी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। गुरु शिखर पर्वत चोटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान में। मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया है? तो प्यारे साथियों यह आपका उर्दू भाषा को कहा गया है। प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उर्दू भाषा। मुगल काल की राजकीय भाषा थी अरबी, फारसी, मलयालम या फिर कन्नड़। तो मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो साथियों यह आपका फारसी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फारसी। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला, मराठी, तमिल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यह आपका बांग्ला भाषा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्ला। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक आपसे पूछा गया है, तो दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है आपका कौन सी है? तो साथियों यह आपका बांग्ला भाषा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तो साथियों यह आपका तमिल भाषा है। राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? तमिल होगा। एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तो यह आपका तमिल भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन दिया गया है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड। तो देश के एकमात्र नागालैंड आपका राज्य है जो कि उसकी राजभाषा अंग्रेजी है। तो आपका प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नागालैंड। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आपसे मुख्य रूप से पूछा गया है, क्वेश्चन को ये भी आप ध्यान से पढ़ा करिए कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? यह आपका जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? केरल तथा कर्नाटक, तमिलनाडु तथा झारखंड, महाराष्ट्र तथा गोवा या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो यह आपका महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र और गोवा में। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो साथियों आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा जो है तेलुगु है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तेलुगु। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है केरल की राजकीय भाषा। तो केरल का राजकीय भाषा तो लगभग सभी को पता होगा, क्या है? मलयालम है।
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मलयालम। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो जैसा साथियों आप सभी को पता है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में आपका कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है। वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? ऑप्शन है नेपाली, उर्दू, संस्कृत या फिर ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो साथियों नेपाली, उर्दू, संस्कृत ये सभी आपकी 8वीं भाषा में दी गई है, लेकिन अंग्रेजी भाषा का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो यही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? यकृत, किडनी, अस्थिमज्जा या फिर ऑप्शन डी है आग्नेयाशय। तो प्यारे साथियों, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो यह आपका किडनी है। प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा किडनी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 90 दिन, 140 दिन या फिर ऑप्शन डी है 100 दिन। तो आपसे आरबीसी का जीवन काल पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कण का जीवन काल जो है आपका 120 दिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 120 दिन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लगभग जल की मात्रा होती है। तो आपसे अप्रोक्सीमेट पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में लगभग जल की मात्रा कितनी होती है? तो 60% होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लगभग 60%। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे इंटरनल अंग पूछा जा रहा है कि इंटरनल अंग कौन सा है? मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? वृक्क, यकृत, प्लीहा या फिर आग्नेयाशय। तो मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात की जाए तो प्यारे साथियों यह आपका यकृत है। प्रश्न नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यकृत। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। यकृत में, वृक्क में, पित्ताशय में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यकृत में। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, सैन फ्रांसिस्को या फिर ऑप्शन डी है अमेरिका। तो मेरे प्यारे साथियों ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है आपका यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। राष्ट्र गुफ्तार अखबार के संपादक कौन है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, बाल कृष्ण भट्ट या फिर ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो साथियों राष्ट्र गुफ्तार अखबार के संपादक कौन है? तो साथियों यह आपका दादा भाई नौरोजी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों इस वीडियो मैंने आपको पूरे 48 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।